मध्य प्रदेश में चुनाव के ऐलान के लिए 3 महीने का समय शेष है, लेकिन चुनावी गहमागहमी चरम पर है। सरकार बनाने के लिए जनता के बीच सभी दांव चले जा रहे हैं। वादों और दावों की रेस चल रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान और कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ में मतदाताओं को लुभाने के लिए घोषणाओं की होड़ मची है। मेरे भाइयों बहनों, मैं सूखी खेती का दर्द जानता हूँ। अगर खेत में पानी ना आए तो जितने दाने डालो उतना ही उत्पादन नहीं होता। और ये हमारा संकल्प है, एक एक खेत में सिंचाई का पानी लाने की कोशिश करेंगे। अभी लाडली बहना योजना तो आई है, लेकिन याद रखना, तुम्हें अब हैंडपंप का पानी नहीं पीने दूंगा। पाइपलाइन बिछा के और तुम्हारे घर में टोटी वाला नल लगा के पीने का पानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी। खेती की लागत को कम करने के लिए 5 हॉर्स पावर 5 HP के सिंचाई पंप स्थायी और अस्थायी के लिए निःशुल्क बिजली दी जाएगी। किसानों के जो पुराने बिजली के बिल हैं, जो बकाया हैं, ये राशि भी माफ करी जाएगी। जितने भी आपराधिक केस बने हैं किसानों पर आंदोलन के, इन सब को हम वापस लेंगे। इसके साथ ही सरकार बनाने के लिए दावों का दौर भी तेज हो चला है। दोनों पार्टियां बहुमत से सरकार बनाने का दावा कर रही हैं और इसके लिए दोनों के अपने अपने तर्क हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय दावा कर रहे हैं कि बीजेपी को 160 से अधिक सीटें मिलेंगी, तो पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का मानना है कि इस बार बीजेपी को मध्य प्रदेश में 50 से 60 से अधिक सीटें भी नहीं मिल पाएंगी। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि ये बात बीजेपी को भी पता है, इसीलिए केंद्रीय मंत्री अमित शाह सहित तमाम नेता यहाँ डेरा डाल रहे हैं। 160 सीट आएगी, पर अब ऐसा लग रहा है कि 175 से ज्यादा सीट आएगी। अमित शाह जी का बार बार आना, ये सब स्थिति बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जमीन किसी हुई है। और दिल्ली की जो IB की रिपोर्ट है और जो संघ का सर्वे है, वो 50-60 से ज़्यादा इनकी स्थिति नहीं। भाई सर्वे कराएंगे तो सर्वे में क्या आएगा? वही आएगा कि ध्वस्त है मामला। अमित शाह जी आके यही बताते होंगे कि भाई खरीद फरोख्त की भी स्थिति जैसे पिछली बार हुई थी 20 में, वो सब व्यवस्थाएं कैसे होंगी, उस बारे में चर्चा होती होगी, बाकी और कोई चर्चा नहीं। 2018 में मामूली सीटों और वोटों के अंतर से सत्ता बदली थी। बाद में 2 दर्जन विधायकों की बगावत से तख्ता पलट गया। इसके बाद हुए कई विधानसभा सीटों के उपचुनाव और पंचायत और निकाय चुनाव के परिणाम में भी एक तरफा परिणाम नहीं दिखे। लेकिन 2023 के लिए बीजेपी इतने ज्यादा कॉन्फिडेंस में क्यों है और कांग्रेस बीजेपी को इतना अंडर एस्टिमेट क्यों कर रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा 60 और 160 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। भारतीय जनता पार्टी के 160 से ऊपर सीट जीतने के दावों में कितना दम? क्या कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए हो रहा 160 पार का दावा? भारतीय जनता पार्टी को 50-60 सीट तक सीमित रखने के पीछे क्या है कांग्रेस का तर्क? ओवर कॉन्फिडेंस में है भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी को अंडर एस्टिमेट कर रही है कांग्रेस? नमस्कार, IND एजेंडा में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि उसकी कम से कम 160 सीटें आएंगी और कांग्रेस का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी 60 पर सिमट जाएगी। ये कोई बहुत मामूली अंतर नहीं है, दोनों संख्याओं में एक बड़ा अंतर है। तो या तो भारतीय जनता पार्टी ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार है या कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को अंडर एस्टिमेट कर रही है। लेकिन दोनों ही पार्टियों को ये समझना चाहिए कि कॉमन मैन को अंडर एस्टिमेट जिस भी पार्टी ने किया उसका संख्या बल अपने आप नीचे आ जाएगा। तो नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ कॉमन मैन, लेकिन कॉमन मैन की पावर चुनावों के समय पर
कौन सा दल बेहतरी से इस्तेमाल करता है, ये एक बड़ा सवाल है। तो 60 और 160 के फेर में जो अभी तक का चुनावी माहौल था वो ये था कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में कड़ा मुकाबला है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी अमित शाह जी के दौरों के बाद, लाडली बहना योजना के ऐलान के बाद और तमाम योजनाओं के क्रियान्वयन के बाद थोड़ा कॉन्फिडेंस में दिख रही है और अब वो सरकार बनाने का दावा कर रही है, पुरजोर दावा कर रही है। वहीं कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत कम आंकड़ों पर सीमित करती हुई दिखाई दे रही है। तो वास्तविकता के इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं अभय प्रताप सिंह जी, नेता हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ हैं। अमित शर्मा जी, महासचिव मध्य प्रदेश कांग्रेस से हमारे साथ हैं। योगीराज योगेश जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। सीधा सवाल अभय जी, सीधा 160 कह रहे हैं आप? तो देखिए, निश्चित तौर पर जब किसी भी क्षेत्र में हम होते हैं तो एक लक्ष्य निर्धारित करते हैं। तो हमारे नेतृत्व ने तो हमको लक्ष्य दिया है अब की बार 200 पार, और पूरे कार्यकर्ता पूरी मेहनत के साथ इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जुट गया है। और उस लक्ष्य की प्राप्ति में हम निश्चित तौर पर पिछली बार जो भी कहीं कुछ कमी रह गई होगी उसको सुधारते हुए आगे बढ़े हैं और हम उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी का नारा 200 पार है, लेकिन चूंकि कैलाश विजयवर्गीय जी ने नापातोला किया है तो उन्होंने कहा 160 175 है, इतना तो आना है, और आप 60 की बात कर रहे हो। देखिए नवीन जी, भारतीय जनता पार्टी की तो खैर मध्य प्रदेश में पिछले बार भी मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश के तमाम नेता जब चुनावी आंकड़ों की बात कर रहे थे चुनाव से पहले, तो ये तब भी 200 पार कह रहे थे। ये कहाँ थे, ये जनता ने आपको बताया। अब हाल ही जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी ने जो कहा है कि उन्होंने एक नया आंकड़ा निकाल लिया। किसी ने कहा कि 140 आएंगी, किसी ने कहा 200 आएंगी, कोई 200 के पार कह रहा है। अब उन्होंने 160 का जो आंकड़ा निकाला है, तो कैलाश विजयवर्गीय जी ने ऐसा ही कुछ आंकड़ा पश्चिम बंगाल में प्रभारी होने के नाते भी निकाला था। तो क्या उनका आकलन है, ये तो वो खुद तय करें कि किस तरीके से उन्हें आंकड़ा निकाला है। लेकिन हम तो उनकी दूरदृष्टिता जो है उसका आकलन अगर करें तो वो पश्चिम बंगाल में जो उन्होंने आंकड़ा निकाला था, शायद उस आंकड़े से भी न जाने कितने पीछे थे, ये उन्हें तय करना है। जी देखिए योगीराज जी, अब आंकड़ों की बाजीगरी होने लगी है। भारतीय जनता पार्टी 200 पार की बात करती तो मुझे लगता है फिर बाकी लोगों को ये समझना चाहिए कि ये नुक्ताचीनी न करें उसमें 140 175 165, उससे कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लूज होता है। जब 200 पार है तो फिर 200 के बाहर की बात करो। तो ये इससे क्या है, कांग्रेस को फिर मौका मिलता है, फिर वो 50-60 पे खड़ा कर देते हैं। नहीं, वैसे सही है, जब 200 पार का आपने नारा लगाया है तो कैलाश जी ने मेरे ख्याल से 40 सीटें कम कर दी अपने आप ही। अब हालांकि ये बात है कि ये जो दोनों पार्टी की तरफ से दावे किए जा रहे हैं ये केवल कार्यकर्ताओं में कॉन्फिडेंस भरने के हैं। हकीकत अभी बहुत दूर है और इस बार का चुनाव बहुत कुछ इस बात पर डिपेंड करेगा। सारा का सारा चुनाव सेंटर्ड हो गया, आप कैंडिडेट का डिक्लेरेशन कैसे करते हैं। बिल्कुल ठीक। क्योंकि ये दावे तो अब दोनों पार्टियां, आप देखोगे 160 मान लो विजयवर्गीय जी कह रहे हैं, तो कांग्रेस के भी कई नेता बहुत पहले से कह रहे हैं, पिछले 6 महीने से, कि कांग्रेस इस बार 160 के आसपास सीटें लेके आएगी। मतलब 160 का आंकड़ा एक ऐसा जो दोनों पार्टी अपना लक्ष्य तय कर रही हैं। लेकिन मैंने कहा ना कि अब ये चुनाव इतना जिसको बोलते हैं ना नेक टू नेक फाइट वाला हो गया है कि आप देखो कि बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप को यहाँ मेहनत करनी पड़ रही है। अच्छा, एक चीज़ और है कि दोनों ही पार्टियां दावे कर रही हैं तो ये कर रही हैं कि भाई 150 के ऊपर लाएंगी सीटें, और जब वो रोकने की बात कर रही हैं तो दोनों ही पार्टियां ये भी कह रही हैं कि भाई कांग्रेस के लिए भी भारतीय जनता पार्टी कहती है 50-60 तक सिमट जाएगी कांग्रेस इस बार, क्योंकि 100 के ऊपर आ गई थी, और कांग्रेस भी कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी 50-60 पे सिमट जाएगी। तो मतलब ये स्पष्ट है दोनों पार्टियों को कि अगर जनता का रुख इस बार ऐसा रहने वाला है कि वो देगी स्पष्ट बहुमत, पिछली बार की तरह लटकाएगी नहीं। हाँ, मुझे भी ऐसे लगता है, क्योंकि अच्छा इसमें एक और दिलचस्प बात ये हुई है कि जनता ने, अमूमन होता है कि 5 साल में एक सरकार को देखती है, लेकिन इस बार का ऐसा चुनाव है कि 5 साल में जनता ने दोनों पार्टियों का नेतृत्व देख लिया। इसलिए कांग्रेस के लिए भी चुनौतीपूर्ण है कि आपको जनता ने मौका दिया और सरकार नहीं संभाल पाए। तो कांग्रेस बेशक एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी के खिलाफ है, लेकिन ये बात भी मतदाता जानता है कि भैया बीजेपी कांग्रेस को हमने जिताया था तो वहाँ भी हमें कुछ बहुत विशेष हासिल नहीं हुआ था।
तो कहने का अर्थ यह है कि ये चुनाव बड़ा मतलब इतना कशमकश वाला चुनाव है कि कोई भी कहने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि बहुत कम अंतर से, बहुत कम अंतराल में दोनों ही दलों का नेतृत्व जनता ने देख लिया। तो अभय जी, आप भी कहते हो कि 160, हालांकि आप तो 200 कह रहे थे, तो अब 200 ही कहूँ मैं, तो ये कहूँगा कि बाकी जगह एक मैसेज जाए कि भाई 210, 215, 230 ऐसे, मतलब 230 तो हैं ही, तो बिल्कुल क्लीन स्वीप करेंगे तो अच्छा रहता है। हर उड़ती हुई चीज़ गुरुत्वाकर्षण का शिकार होती है। क्योंकि विजय वर्गीय जी नपातोला बोल रहे होंगे तो उन्होंने ये सोच लिया होगा कि ये हमारी मतलब 200 पार नहीं भी जा पाए तो ये लिमिट है, लेकिन कांग्रेस भी कह रही है कि 160 बोल आएगी और आपको 50-60 पे सीमित कर देगी। तो ये 160 और 50-60 ये आंकड़ा दोनों ही पार्टियों के दावों में आ रहा है। देखिए, हमारा जो दावा है वो हमारे काम के ऊपर है। जिन क्षेत्रों में हमने काम किया है और जितनी बड़ी आबादी के लिए काम किया है, उस आधार पर भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम अब की बार 200 पार मतलब हैवी मेजॉरिटी से आने वाले हैं। और हमने चाहे प्रधानमंत्री आवास दिए हों, चाहे सड़क हो, चाहे नल जल से घरों तक पानी पहुंचाने का मामला हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे किसान को किसान सम्मान निधि, किसान की आय बढ़ाने का मामला हो, हमने हर तरफ। छिंदवाड़ा की बात करते हैं, छिंदवाड़ा में 20,000 हेक्टेयर था उसका सिंचाई का रकबा, 3.25 लाख हेक्टेयर है। छिंदवाड़ा में 50,000 मीट्रिक टन गेहूं का उत्पादन था, आज 20 साल से बीजेपी की सरकार के बाद आज 14 लाख मीट्रिक टन का उत्पादन है। तो इससे आप लगा लीजिए कि जब छिंदवाड़ा में इतना काम भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया है तो पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने कितना बड़ा काम खड़ा किया है। 7.5 लाख हेक्टेयर राजे रजवाड़े कांग्रेस सबने 7.5 लाख हेक्टेयर सिंचाई का रकबा बना पाए थे, आज 45 लाख शिवराज जी ने खड़ा कर दिया है। 60 लाख का लक्ष्य है। तो हमने जिस क्षेत्रों में बड़ा के काम किया है, जिनको हमने घर दिया है, जो पक्की छत दी है, जिनको हमने, जैसे मैंने आपसे कहा है कि आज चौवाले जो है 4 लाख किलोमीटर सड़कें हो गई हैं, 44,000 किलोमीटर थी, 5,000 मेगावाट बिजली बनती थी, आज 25,000 मेगावाट बिजली है। ये सभी संसाधन को देखते हुए कांग्रेस अब फ्री बिजली और ये फ्री देंगे और हम ये फ्री देंगे, उन योजनाओं की नकल भी करने लगी है। हमने कहा हम लाडली बहना में 1,000 देंगे, उन्होंने कहा हम 1,500 देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी, मुख्यमंत्री जी ने कहा चलिए हम 3,000 देंगे, करिए पीछे आप कितना करते हो हमसे। तो अब हमने तो हर क्षेत्र में हर वर्ग को देने का प्रयास किया है, उनके लिए की गई सेवा, उनके लिए किए गए काम के बदले में हमारा जो है नेतृत्व कह रहा है कि हम अब की बार 200 पार मध्य प्रदेश में हैवी मेजॉरिटी में आएंगे। जी अमित जी, तो ये तो सेवा और संकल्प और सुशासन के आधार पर कह रहे हैं, ये कह रहे हैं। और दूसरा, आप जो है वो कॉपी कैट हो रहे हो। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम महिलाओं के लिए ये योजना लाएंगे तो आप भी ले आए हो। मतलब हालांकि गैस सिलेंडर आपने पहले कहा है, इसमें कोई दो राय नहीं, आपकी बिजली वाली आपकी अनोखी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वाली नकल क्यों करना? महिलाओं के लिए कुछ और अच्छा सोचते हैं। देखिए, सबसे पहले तो नवीन जी, मैं अपने विद्वान साथी की बात का जवाब दे दूं। ये समझ रहे हैं कि इस चुनाव में कांग्रेस पीछे है, इनके भारतीय जनता पार्टी की नकल कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के पीछे कांग्रेस पीछे लगी हुई है। ये कांग्रेस पीछे लगी होती तो अमित शाह मध्य प्रदेश और इंदौर और पूरे देश की उसको राजनीति को छोड़ के मध्य प्रदेश पर कब्जा जमाने की कोशिश या डेरा डालने की कोशिश नहीं करते। इनके पीछे कांग्रेस नहीं पड़ी, इनके पीछे जनता पड़ी है। इसीलिए इनके मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की जो क्रेडिबिलिटी होती है राजनीति में, जो एक साख होती है, वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की स्वयं समाप्त हो गई है। इस बात को अमित शाह ने बार बार आकर, और फिर दोबारा कल वो इंदौर आ रहे हैं, भोपाल आके कैंसिल हो गया, अब वो फिर हर 3-4 दिन में बड़े केंद्रीय नेतृत्वों का टूर लग रहा है, चुनाव अभी दूर है। इससे स्पष्ट हो चुका कि कहीं ना कहीं जो आपने जनता के बीच घोषणा की थी, आपका जो चेहरा जनता के बीच था, आपने जो वादे जनता से किए थे, वो कहीं ना कहीं पूरे नहीं हो पाए। इसीलिए आज केंद्रीय नेतृत्व का दौरा है। अब रही बात कि बिजली की बात, इन्होंने कहा कि कमलनाथ जी के छिंदवाड़ा में इतना हो गया। मैं आपको बता दूं कि इनके मुख्यमंत्री जी के यहाँ 3 बड़ी फैक्ट्रियां हैं। कमलनाथ जी के यहाँ, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री तो 2018 में बने, कमलनाथ जी 2010 से पहले 24 बड़ी छोटी फैक्ट्रियां वहां पर स्रोत हैं। नेटवर्क अगर जाल सड़कों की बात करें तो वहां पहले भी कमलनाथ जी ने बना। ये किस उसकी बात कर रहे हैं? वहां अगर इतना ये काम करते थे तो क्या ज्यादातर सीटें छिंदवाड़ा के अंदर कांग्रेस पार्टी की होती, महापौर कांग्रेस का होता, जनपद पंचायत कांग्रेस की होती, जिला पंचायत कांग्रेस की होती? लेकिन महापौर छिंदवाड़ा को आप देश मत समझो, छिंदवाड़ा को आप एक कॉन्टिनेंट की तरह क्यों? महाद्वीप थोड़ी है छिंदवाड़ा। आपने जो अभय जी ने जो छिंदवाड़ा की शुरुआत करी, मैंने उसका जवाब दिया। अब रही नकल की बात,
आपने झूठ परोसने का काम करा कि तीर्थ दर्शन योजना का काम कांग्रेस ने बंद कर दिया। तीर्थ दर्शन योजना में 18 महीने के अंदर 9,86,000 लोगों ने तीर्थ दर्शन योजना का लाभ लिया और यात्राएं करी। आज अगर हम बहनों की बात करें तो इसमें नकल की क्या बात होती है? आज अगर नकल लाडली लक्ष्मी योजना की अगर देश में पहली बात करें तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, नकलची तो ये है दिल्ली की सरकार, शीला दीक्षित ने सबसे पहले देश के अंदर लाडली लक्ष्मी योजना की चालू करी थी, जो मुख्यमंत्री नकल करके लेके आ गए। आज जनता को लाभ ज्यादा से ज्यादा कैसे पहुंचा सके, महिलाओं को, नौजवानों को, किसानों को, जो हर एक सत्ता में बैठे राजनीतिक दल का नैतिक दायित्व है कि हम अपने प्रदेश की खुशहाली के लिए, अपने किसानों की खुशहाली के लिए, मध्य प्रदेश में नौजवानों की रोजगार के लिए कैसे चिंता करें और उनको लाभ दे सकें। आज समय निकल चुका है, इसलिए मुख्यमंत्री जी लगातार छोटी छोटी सभाएं, लगातार भोपाल में आयोजन, लगातार चौपालें करने पर ध्यान है, क्योंकि उनके माथे पर संकट की लकीर जनता खींच चुकी है। मैं समझ लेता हूँ योगी राज जी से। योगी राज जी, ये कांग्रेस जब भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व आता है और यहाँ उसका मूवमेंट ज़्यादा बढ़ता है तो कांग्रेस उसको कि शिवराज जी की विश्वसनीयता पर सवाल है, साख पर सवाल है और यहाँ का स्थानीय संगठन कमजोर है, उसको जोड़ देता है। जबकि मुझे मतलब इसको इस दृष्टिकोण से भी देखा जाना चाहिए कि इस बार केंद्रीय नेतृत्व कर्नाटका में जो कुछ हुआ है उसको लेकर काफ़ी गंभीर है, तो इसको ये कांग्रेस इस नज़रिए से क्यों नहीं देख रही कि डबल मेहनत हो रही है इनके यहाँ? ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और इसी बात में ज़्यादा दम है, क्योंकि आप देखिए कि जितना अभी माहौल 4-6 महीने पहले बीजेपी के अगेंस्ट देखा जा रहा था, आप भले ही समझे कि सेंट्रल लीडरशिप यहाँ आ रही है, लेकिन कैसे भी करके वो उस चीज़ को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश में और उसके वांछित परिणाम भी नज़र आ रहे हैं। आप देखिए बीजेपी में अभी भी एक बड़ा दिलचस्प मामला ये है कि काम के मामले में अभी भी बीजेपी बहुत आगे है, इसमें कोई शक नहीं कि काम को लेकर सवाल नहीं हो रहा बीजेपी पे। बीजेपी के प्रत्याशियों को लेकर एंटी इनकम्बेंसी है। यदि बीजेपी के प्रत्याशी 70 से 75, 80 के आसपास कैंडिडेट बदलती है, क्योंकि मैंने पहले भी ये कहा है कि ये चुनाव कैंडिडेट पर बहुत डिपेंड करेगा बीजेपी के लिए। और अभी भी जो केंद्रीय नेतृत्व की जो मशक्कत हो रही है, जो माथापच्ची हो रही है, वो भी इसी के लिए हो रही है कि जिन बातों को लेके एंटी इनकम्बेंसी। पिछली बार हमने देखा था, पिछले चुनाव में भोपाल से कई ऐसे मंत्री थे जिनको कहा गया था आप खड़े मत होइए, आप हार जाएंगे, लेकिन नहीं माने, अड़ गए वो। इसलिए अब सेंट्रल लीडरशिप इसलिए आगे आई है कि अब ऐसे नेता जो अड़ जाते हैं वो शायद अब नहीं अड़ेंगे, क्योंकि ये सारा डिसाइडेड ऊपर से होगा। और इसलिए बीजेपी बहुत गंभीर मंथन के साथ इस लड़ाई को लड़ रही है। और मेरा ये मानना है कि चाहे स्टेट लीडरशिप हो, चाहे सेंट्रल लीडरशिप हो, चाहे इंटरनेशनल लीडरशिप हो, यदि परिणाम आपके पक्ष में आते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं। ठीक बात। तो ये आपके डबल इंजन को ये बता रहे हैं कि आपका जो मुख्य इंजन है वो थोड़ा सा स्लो हो गया है, या तो ये तो फेल ही करार दे रहे हैं, तो पीछे से धक्का लगाया जा रहा है सेंट्रल के इंजन का, ऐसा है क्या भाई जी? देखिए क्या है कि चूंकि बीजेपी के पास एक बड़ी लीडरशिप है और वो लीडरशिप लगातार पूरे देश भर में प्रवास करके सारे, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे जहां राज्यों में चुनाव आते हैं तो वहां जाते हैं। लीडर तो इनके भी आते हैं, वो खबर नहीं बन पाती होगी, लेकिन इनके भी राष्ट्रीय पदाधिकारी आते हैं, इनके यहाँ भी आते हैं इस व्यवस्था में, संगठन के तारतम्य में। लेकिन हमारे यहाँ चूंकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं माननीय अमित शाह जी, इसलिए उनको सारा, राष्ट्रीय महामंत्री भी रहे, तो उनको सारा इस संगठन के कामकाज का सारा उस पर वो उनको महारत हासिल है। तो आके कार्यकर्ता को बूस्टअप करते हैं, कई चीज़ों के साथ बैठ के सीधे चर्चा करते हैं। ये हमारे यहाँ तो सबसे बड़ा जो है प्लस पॉइंट है कि इतना बड़ा देश का गृह मंत्री इतनी व्यस्तता के बाद भी जो है आके हमारे लीडरशिप के साथ बैठकर अपनी चर्चा करता है। तो ये हम लोगों का सौभाग्य, भारतीय जनता पार्टी का सौभाग्य है कि वो आके अपने अनुभव को बताते हैं, हम लोग इस दिशा में बढ़ जाते हैं। तो अभी वो जब वो आते हैं तो हमारा कार्यकर्ता भी जो है उत्साहित होता है और पूरी उसके साथ मनोबल के साथ आगे बढ़ता है, उसका भी आत्मबल बढ़ता है। तो ये हमारे लिए तो ये गॉड गिफ्ट है और इसका उपयोग सभी दल करते हैं। और उनकी लीडरशिप जब वो आते हैं, एक नया एक वातावरण बन जाता है। भोपाल में उनका आने का था, ऐसी खबरें अभी सूत्रों के हवाले से आप कह रहे हैं कि कैंसिल हुआ है, तो लेकिन उनके आने की मात्र की खबर से ही पूरा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उत्साहित हो जाता है, पूरे जन जन में उनके विषय की चर्चा होती है। तो मैं तो कहता हूं कि अमित शाह जी हो चाहे माननीय मोदी जी हो, मध्य प्रदेश में वो की धरा पर आते हैं तो पूरा मध्य प्रदेश उनके स्वागत के लिए खड़ा होता है। और माननीय शिवराज जी यहाँ प्रदेश के सबसे लंबे कार्यकाल के मुख्यमंत्री हैं, यहाँ मध्य प्रदेश में उनसे ज्यादा मुख्यमंत्री कोई नहीं रहा, और वो बीजेपी के सबसे लंबे कार्यकाल के मुख्यमंत्री हैं जो बीजेपी की लीडरशिप में है। इसलिए उनका लोकप्रियता को
कम ना आके हमारे कांग्रेस के मित्र, उन्होंने लगातार मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को विकास की धारा में बढ़ाया है। जो इन्वेस्टर्स आए थे उनके भी ये शब्द थे कि 2000 जो है के इस कार्यकाल के पहले कोई आना नहीं चाहता था मध्य प्रदेश, अब मध्य प्रदेश में आने को तैयार हैं। तो ये बदलते मध्य प्रदेश की तस्वीर है। जी, प्रतिक्रिया ले लेता हूं। नवीन जी, कांग्रेस भी तो इसी नहीं, बात लेकिन को... आप डबल इंजन को ऐसा क्यों मान रहे हैं? जैसे जब ज्यादा लोड होता है मालगाड़ियों में तो देखा है आपने, 2 इंजन लग जाते हैं तभी जाती, नहीं तो मालगाड़ी किसी पर्टिकुलर चढ़ाई पे या उसमें फंसी रह जाती। तो इनके पास है डबल इंजन। हालांकि ऐसा नहीं है कि प्रियंका जी राहुल जी आते ही है ना आपके यहाँ से, लेकिन आप उन्हें इंजन नहीं मानते, ये अलग बात है। नवीन जी, अभय जी कह रहे हैं कि ऐसा बदला हुआ दृश्य दिखाई देता, उत्साहित होता है, तो उस बदले हुए दृश्य को ही तो कांग्रेस कह रही है कि भाई आज आपके शीर्ष नेतृत्व ने कहा कि किसी के चेहरे पे नहीं, सिर्फ मोदी के चेहरे पे चुनाव होगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी 18 वर्षों से चीख चीख के कह रहे हैं, इनके प्रवक्ता चैनलों पे कहते हैं कि संवेदनशील मुख्यमंत्री। अगर वो संवेदनशील हैं, अगर अच्छा काम किया है, तो फिर मोदी के चेहरे पे क्यों चुनाव होगा? शिवराज जी का चेहरा क्या बुरा है? अब एक सबसे बड़ी बात कि अब उन्होंने कहा कि बदली बदली तस्वीर दिखाई दे रही है, तो तस्वीर बदल कौन रहा है भाई? 4.5 साल कैलाश विजयवर्गीय जी कहां थे बेचारे? पश्चिम बंगाल से इधर उधर घूम के बड़ी मुश्किल से आए। अब अगर उन्होंने, पूरी बीजेपी ने कहा कि 200 पार, उन्होंने आज 160 कह दिया, तो तस्वीर इसमें भी बदल गई। अब 160 कह दिया तो उन्होंने आज 40 सीटें किनको हरा दिया? क्या मुख्यमंत्री जी हारने वाले? क्या भोपाल से विश्वास सारंग हार रहा है? क्या रामेश्वर शर्मा जी हार रहे हैं? क्या इंदौर से कैलाश विजयवर्गीय जी का बेटा हार रहा है? हार कौन रहा है? 40 अगर 200 पार इनका एक धड़ा कहता है, ये खुद ही अपनी तस्वीर को बदल रहे हैं। तो ये तो पहले ये फ्रेम में तय कर ले। कांग्रेस को इसकी चिंता नहीं है कि तस्वीर क्या है। कांग्रेस को तो जनता में दिखाई दे रहा है कि तस्वीर क्या है, ये अपने दृश्य की तस्वीर को तय कर ले। मेरा तस्वीर तो फाइनल है कांग्रेस में कमलनाथ जी के, बस वो फ्रेम सही लग जाए दिग्विजय सिंह जी वगैरह का, नहीं तो पता चलता है फ्रेमिंग नहीं हो नहीं नवीन जी, सारे फ्रेम तय हैं इस बार, सारे फ्रेम तय हैं। कमलनाथ जी मध्य प्रदेश की धरती पर, मध्य क्या होता है जब वो जनता... फ्रेम आपने फिल्मों में देखा, फ्रेम में इधर उधर होता है तो कांच छन्न से गिरता है तो वो सब टाइप का टूट जाता है। अब तो टफन ग्लास लगाया हुआ है, कहीं कोई चिंता नहीं है, ना कोई बिकेगा और ना कोई खरीद पाएगा। कमलनाथ जी का बड़ा मजबूत मामला है। कमलनाथ जी मध्य प्रदेश की धरती पर, मध्य प्रदेश की जनता उन्हें विश्वास जाहिर करेगी। कमलनाथ जी हमारे नेता है, वही प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। जी देखिए सर, 60 और 160 के झूले में दोनों ही दल झूल रहे हैं, लेकिन जिसकी जैसे पहले एक कहते हैं कि वो गैम्बलिंग होती थी तो एक कुछ निशान पे एक आके वो रुकता था, बड़ा एक पर्टिकुलर कोई गेम होता है, तो एक 60 का आंकड़ा है, 160 का आंकड़ा घुमाएंगे दोनों दल किसी पे इस बार। लेकिन ये तय कि रुकेगा ऐसे ही 160 और 60 वाली पोजीशन में रुकेगा, 70 हो सकता है, उधर 150 हो, लेकिन इस बार बहुमत स्पष्ट मिलेगा। जो अभी आज से 4-5 महीने पहले स्थिति थी बहुत नेक टू नेक फाइट है, अब जाएगा वन साइडेड, ये बहुत क्लियर है। हाँ, परिस्थितियाँ तो ऐसी कहती है, लेकिन नवीन जी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जैसे बीजेपी को लेकर जितनी खबरें आ रही थी कि क्योंकि असंतुष्ट वहाँ पे बहुत है, फौज बहुत ज़्यादा इकट्ठी आपने कर ली तो नेचुरल है वहाँ, लेकिन उन असंतुष्टों को संतुष्ट करने का काम शुरू हो गया बीजेपी में। अब आप देखो जबलपुर से अजय विष्णु एक अपना अलग सुर लगा रहे हैं, उनको भी किसी समिति में एडजस्ट करने की बातें हो रही हैं। वहाँ विंध्य में आप चले जाओ, विंध्य को लेके बहुत बड़ी विकट स्थिति बीजेपी की, तो वहाँ के राजेंद्र शुक्ला को भी एडजस्ट करने की बात हो रही। मतलब कहने का ये अर्थ ये है कि इवन एक प्रवक्ता को भी एडजस्ट करने की बात हो रही। कहने का अर्थ है कि छोटे छोटे जो लोग असंतुष्ट थे बीजेपी में, उन सबको कहीं ना कहीं संतुष्ट करने की कवायद जारी है, और ये कवायद केंद्रीय नेतृत्व के तौर पर की जा रही। तो कहने का अर्थ है कि जो भी जिसको अपन कहते हैं ना कि वो रफू करने का जो काम है, वो बीजेपी में बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम हो रहा है। तो कहीं ना कहीं उस स्थिति को बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप ने भापा कि स्थिति बहुत विकट है, और उस पर अच्छी करने के काम शुरू हो गए। अब ये जो आंकड़ों की बाजीगरी जो हो रही है, वो दोनों दलों की तरफ से आंकड़ों की बाजीगरी, मुझे तो ऐसा लगता है कि बहुत जल्दबाजी 160 का आंकड़ा देना। लेकिन आपकी इस बात से जरूर मैं सहमत हूँ कि इस बार मेजोरिटी वन साइडेड मिलेगी, चाहे किसी को मिले। जी, समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूँगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो मध्य प्रदेश में राजनीति का पेंडुलम 60 और 160 के बीच में झूल रहा है, लेकिन राजनीति का गणित लगाने वाला ये भूल रहा है कि राजनीति का गणित सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल स्ट्रेटजी पर निर्भर नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ सरकार के कामों पर निर्भर नहीं करता।
सिर्फ और सिर्फ चेहरों पर निर्भर नहीं करता, बल्कि इन सब के समायोजन पर निर्भर करता है। सरकार ने बहुत अच्छे काम किए हो, कार्यकर्ता बहुत कर्मठ हो, सांगठनिक दक्षता हो और चुनाव पर ठीक मेहनत हो और ठीक कैंडिडेट हो, ठीक प्रत्याशी। जब इन सब का सामंजस्य मिल जाता है तब जाके इनका मिला जुला जो परिणाम है वो सफलता होती है। किसी एक चीज से राजनीति में सफलता मिल जाए ऐसा अब स्ट्रेट फॉर्मूला राजनीति में नहीं है। तो ये फॉर्मूला किसके पाले में फिट बैठेगा ये देखना दिलचस्प रहेगा। आईएनडी एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए आईएनडी 24 के साथ और देखते रहिए आईएनडी 24। नमस्कार।